नमस्कार दोस्तों, मैं सीए राजेश कुमार खंडेलवाल। सेंट्रल गवर्नमेंट 10 जुलाई 2024 को एक नोटिफिकेशन लेके आई है, नोटिफिकेशन नंबर 12/2024। इस नोटिफिकेशन में गवर्नमेंट ने बहुत सारे रूल में अमेंडमेंट किया है। इसी में एक रूल है रूल 59। ये रूल जीएसटीआर 1 से रिलेटेड है। मैं आपके साथ पहले स्क्रीन शेयर कर लेता हूं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि रूल 59 के अंदर गवर्नमेंट ने इस नोटिफिकेशन के थ्रू एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया है और गवर्नमेंट एक नया फॉर्म लेके आई है जीएसटीआर 1A। ये जो नया फॉर्म लेके आई है गवर्नमेंट, जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद और जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले यदि जीएसटीआर 1 से रिलेटेड कोई इंफॉर्मेशन है, कोई पर्टिकुलर्स है, उसमें अमेंडमेंट करना है या कोई एडिशनल डिटेल फिल करनी है तो उसके रिलेशन में है। सबसे पहले हम रूल 59 को देखेंगे कि रूल 59 सब रूल 1 किस लिए है। रूल 59 सब रूल 1 बात करता है कि रजिस्टर्ड पर्सन को जीएसटीआर 1 फाइल करनी है। मंथली फाइल होती है, क्वार्टरली फाइल होती है। जिन्होंने इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी ऑप्ट किया हुआ है उनके लिए जीएसटीआर 1 क्वार्टरली है। अब जो ये नया नोटिफिकेशन आया है 12/2024, इस नोटिफिकेशन के थ्रू रूल 59 सब रूल 1 में एक प्रोवाइजो इंसर्ट किया गया है, जो इस वक्त आपके सामने स्क्रीन पे है। इसको मैं पढ़ रहा हूं। प्रोवाइडेड दैट said person may after furnishing the details of outward supply of goods or services or both inform GSTR 1 for a tax period, but before filing of return inform GSTR 3B for the said tax period at his own option amend or furnish additional details of outward supply of goods, services or both inform GSTR 1A for the said tax period electronically through common portal either directly or through a facilitation center as may be notified by the commissioner। ये प्रोवाइजो कहता है जहां पर पर्सन ने जीएसटीआर 1 फाइल करी है और जीएसटीआर 1 फाइल करने के बाद परंतु जीएसटीआर 3B फाइल करने से पहले खुद अपने ऑप्शन पर जीएसटीआर 1 में जो उसने आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल फर्निश करी है वो उसको अमेंड कर सकता है या एडिशनल डिटेल फर्निश कर सकता है एक नए फॉर्म में। इस फॉर्म का नाम है जीएसटीआर 1A। अब यहां पर यह ध्यान रखना है, जीएसटीआर 1A उसी टैक्स पीरियड के लिए फाइल किया जाना है जिस टैक्स पीरियड के लिए जीएसटीआर 1 फाइल की गई है। और जो ये जीएसटीआर 1A फॉर्म है ये जीएसटीआर 3B की फाइलिंग से पहले होगा। अब हमने रूल पढ़ा, उसका प्रोवाइजो पढ़ा। अब हम आगे फॉर्म जीएसटीआर 1A क्या है, ये क्यों आया है, इसके क्या रीजंस हैं, इसमें कौन कौन सी टेबल्स हैं, उसको मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। फॉर्म जीएसटीआर 1A इस वक्त आपकी स्क्रीन पे है। पहले फॉर्म देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो पर्टिकुलर्स हैं वो भी देखेंगे। फॉर्म 1A आपके सामने है। जैसा कि प्रोवाइजो के अंदर बताया गया था कि अमेंडमेंट के लिए और एडिशनल पर्टिकुलर यदि फर्निश करने हैं, कौन से एडिशनल पर्टिकुलर्स हैं, कौन से अमेंडमेंट है, जीएसटीआर 1 में क्या डिफरेंस आ गया जो जीएसटीआर 3B के अंदर हमें रिपोर्ट करना है, इसकी बात मैं थोड़ा सा बाद में करूं। कौन कौन से अमेंडमेंट किए जा सकते हैं, कौन कौन से एडिशनल इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, उसकी भी बात मैं इस फॉर्म को दिखाने के बाद करूंगा। ये जीएसटीआर 1A फॉर्म आपके सामने है। फाइनेंशियल ईयर टैक्स पीरियड जीएसटी नंबर, जब हम फाइल कर देंगे इसको तो इसमें एआरएन और एआरएन नंबर जो डेट है वो जनरेट होगा। अब इसमें ध्यान देना, प्रोवाइजो के अंदर दो बात बोली गई थी। अमेंड किया जा सकता है, जो आउटवर्ड सप्लाई की स्टेटमेंट है उसमें जो डिटेल फर्निश कर दी उसको अमेंड किया जा सकता है या एडिशनल डिटेल फर्निश की जा सकती है। तो जीएसटीआर 1A को आप दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। नंबर 1 एडिशनल डिटेल फर्निश करने के लिए, नंबर 2 जो ऑलरेडी जीएसटीआर 1 में डिटेल है उनमें अमेंडमेंट करने के लिए। यहां पर जो टेबल नंबर 4 है, यहां पर बताया गया है 1A के अंदर कि आप एडिशनल डिटेल फाइल कर सकते हैं अगर सप्लाई रजिस्टर्ड पर्सन को की गई है और वो जीएसटीआर 1 में दिखाने से रह गई है।
टेबल नंबर 5 किस लिए है? यदि अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई की गई है और इनवाइस 1 लाख रुपए से ज्यादा का है, इंटर स्टेट सप्लाई है, वो जीएसटीआर 1 में फर्निश करने से रह गई है, तो टेबल नंबर 5 उसके लिए है। ये अभी मैं एडिशनल डिटेल की बात कर रहा हूं, अमेंडमेंट की बात नहीं कर रहा। जीरो रेटेड सप्लाई डीम्ड एक्सपोर्ट, इसके लिए भी ऑप्शन दिया गया है, यदि जीएसटीआर 1 फाइल किया और उसमें ये डिटेल रिपोर्ट करने से रह गई है, तो जीएसटीआर 1 में इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। इसी प्रकार से डेबिट नोट, क्रेडिट नोट, इसके साथ साथ अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो सप्लाई की गई है उसको आप टेबल नंबर 7 में रिपोर्ट कर सकते हैं, यदि जीएसटीआर 1 फाइल हो चुकी है और ये डिटेल जीएसटीआर 1 में फाइल करने से, रिपोर्ट करने से रह गई है। नील रेटेड सप्लाई, एग्जेम्प्टेड सप्लाई, नॉन जीएसटी आउटवर्ड सप्लाई, ये भी यदि जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करने से किसी रीजन की वजह से रह गई है, तो जीएसटीआर 1A में इसको रिपोर्ट किया जा सकता है। इसी तरह से अब बात करते हैं हम, ये जो ऊपर मैंने बताया ये तो थे यदि कोई इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करने से रह गई तो एडिशनल इंफॉर्मेशन जीएसटीआर 1A के थ्रू उसको रिपोर्ट किया जा सकता है। अब कोई इंफॉर्मेशन ऐसी है जो ऑलरेडी जीएसटीआर 1 के अंदर रिपोर्ट कर दी गई है और उसमें कोई अमेंडमेंट करना है, तो उसके लिए जीएसटीआर 1 फॉर्म के अंदर ये टेबल्स दे रखी हैं। जैसे कि मैं 9 पॉइंट है, इसका हेडिंग पढ़ता हूं, अमेंडमेंट्स टू टैक्सेबल आउटवर्ड सप्लाई डिटेल्स फर्निश्ड इन फॉर्म जीएसटीआर 1 फॉर द टैक्स पीरियड इन टेबल 4, 5, 6। जो करंट टैक्स पीरियड की जीएसटीआर 1 है उसकी टेबल 4, 5, 6 में जो आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई डिक्लेयर कर दी गई है, यदि उसमें कोई अमेंडमेंट होता है तो जीएसटीआर 1 एक जो फॉर्म है उसकी टेबल नंबर 9 के अंदर अमेंडमेंट उसमें किया जा सकता है। अमेंडमेंट करने का इफेक्ट क्या होगा ये अभी मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, पहले मैं जीएसटीआर 1A फॉर्म को आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। जब पॉइंट नंबर 9 के अंदर अमेंडमेंट की रिपोर्टिंग की जाएगी फॉर्म 1A में, तो यहां पर देखिए वो सबसे पहले कहता है आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नंबर क्या था। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट में आप जीएसटीएन नंबर डालेंगे, डॉक्यूमेंट नंबर डालेंगे, डेट डालेंगे। इसके बाद जो भी आपको रिवीजन करना है वो फील्ड आपके सामने ओपन हो जाएंगे और वो फील्ड आप अमेंडमेंट अमाउंट उस फील्ड के अंदर रिपोर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से यहां पर ऑलरेडी यदि जो जीएसटीआर 1 में अनरजिस्टर्ड पर्सन को जो रिपोर्टिंग कर दी गई है, ऑलरेडी जीएसटीआर 1 फाइल हो चुकी है, होने के बाद गलती पता चली है, तो टेबल नंबर 10 है उसके लिए। एडवांस रिसीव किया, एडवांस एडजस्ट हो गया, जीएसटीआर 1 के अंदर डिटेल इनकॉर्पोरेट कर दी थी, उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए टेबल नंबर 11 है। जितनी भी टेबल्स हैं ये सारी की सारी एक्सप्लेनेटरी है। एचएसएन वाइज समरी रिपोर्ट की आउटवर्ड सप्लाई की जीएसटीआर 1 में, उसमें कोई गलती हो गई है वो हम यहां पर रिपोर्ट कर सकते हैं। एडिशनल भी कर सकते हैं और अमेंडमेंट भी कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट के नंबर अपलोड करने थे वो रह गए तो वो भी यहां पर रिपोर्ट किए जा सकते हैं। ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई होती है, एक टेबल सप्लायर जो ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करता है उसके लिए है, और एक टेबल जो ई कॉमर्स ऑपरेटर खुद से सप्लाई पे टैक्स दे रहा है उसके लिए है। तो इसके लिए यहाँ पर जैसे वहां पर टेबल नंबर 14 और 15 है जीएसटीआर 1 में, तो यहाँ पर भी यही टेबल रखी गई है। 14 में अगर कुछ एडिशनल आपको डिक्लेयर करना है, जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर करने से रह गया, टेबल नंबर 14A में जो ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया जीएसटीआर 1 में, यदि उसमें कोई गलती हो गई है तो वो 14A है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि टेबल नंबर 14 सप्लायर को रिपोर्ट करना है जो उसने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई किया है। 14A में उसका अमेंडमेंट है। 15 किस लिए है? जहां पर ई कॉमर्स ऑपरेटर को रिपोर्ट करना है। अगर कोई एडिशनल है तो टेबल नंबर 15 है, और अगर ऑलरेडी रिपोर्टेड है जीएसटीआर 1 में और उसमें कोई अमेंडमेंट करना है तो उसके लिए इन्होंने दो पार्ट्स कर दिए। नंबर 1 जहां पर जो रिसिपिएंट है वो रजिस्टर्ड है और रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड है, तो 15A1, 15A2 यहां पर इन्होंने दो टेबल बना दी। अब जो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट कौन सा, कि ये जीएसटीआर 1A एक टैक्स पेयर के लिए कब अवेलेबल होगी, किस टाइप की इसमें अमेंडमेंट की जा सकती है, क्या ये मैंडेटरी है
यदि फाइल नहीं किया तो क्या लेट फीस लगेगी, और इसमें एक एग्जांपल भी दिया हुआ है, उसको मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूं। तो यहां पर जो जीएसटीआर 1 में इंस्ट्रक्शन दी हुई है, पहली इंस्ट्रक्शन में पढ़ रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि ये एक एडिशनल फैसिलिटी है। यदि करंट टैक्स पीरियड में जीएसटीआर 1 के अंदर कोई पर्टिकुलर्स रिपोर्ट करने से रह गया, या कोई पर्टिकुलर्स ऑलरेडी रिपोर्ट कर दिया गया है जिसको अमेंड किया जाना है, तो जीएसटीआर 1A एक फैसिलिटी है। इस फैसिलिटी को यूज करके जो जीएसटीआर 1 में गलती हुई है उसको करेक्ट किया जा सकता है। ये जो फॉर्म जीएसटीआर 1A है ये मैंडेटरी नहीं है। अगर किसी महीने ये मिस्ड हो गया फाइल करना तो इसके लिए कोई लेट फीस नहीं है। अब जीएसटीआर 1A कब सामने आएगी? जो जीएसटी रिटर्न की ड्यू डेट है या जब टैक्स पेयर ने जीएसटीआर 1 फाइल किया, इन दोनों में से जो बाद में होगा ना, उसके बाद टैक्स पेयर को पोर्टल पे जीएसटीआर 1A फॉर्म अवेलेबल होगा। एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए जुलाई 2024 इसकी जीएसटीआर 1 फाइल करने की जो डेट है मंथली, वो 11th है, नेक्स्ट मंथ, मींस 11 अगस्त तक जीएसटीआर 1 फाइल हो जानी चाहिए। अगर जीएसटीआर 1 जल्दी फाइल कर दी, मान लीजिए 2 अगस्त को ही फाइल कर दी जुलाई की, तो जो जीएसटीआर 1A फॉर्म है वो 11 तारीख को ही पोर्टल पे अवेलेबल होगा। अगर मान लीजिए 11 तारीख निकल गई, 11 तारीख तक, 11 अगस्त तक जीएसटीआर 1 फाइल नहीं किया, और जीएसटीआर 1 12 को, 13 को, 15 को, 17 को, 18 को फाइल किया, तो जब जीएसटीआर 1 फाइल होगा उसके बाद जीएसटीआर 1 पोर्टल पे अवेलेबल होगा। इसका लॉजिक है, लॉजिक ये है कि जब जीएसटीआर 1 फाइल हो जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि जीएसटीआर 1 में ऐसी कौन कौन सी गलती रह गई, कुछ एडिशन करना है, अमेंड करना है, तो उसी एडिशन और अमेंडमेंट का जो इंपैक्ट है वो जीएसटीआर 1A में लेना है। तो जीएसटीआर 1A टैक्स पेयर के सामने कब पोर्टल पर अवेलेबल होगा? जो जीएसटीआर 1 की ड्यू डेट है या एक्चुअल जीएसटीआर 1 जब फाइल किया, दोनों में से जो डेट बाद में होगी उसके बाद जीएसटीआर 1A पोर्टल पे टैक्स पेयर के लिए अवेलेबल होगा। और ये कब तक अवेलेबल होगा? ये अवेलेबल होगा, देखिए यहां पे लिखा हुआ है, टिल फाइलिंग ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग फॉर्म जीएसटीआर 3B ऑफ द सेम टैक्स पीरियड। आपने जीएसटीआर 1 फाइल कर दिया, ड्यू डेट पे मान लीजिए किया, तो दोनों डेट एक साथ हो गई, तो जीएसटीआर 1A अवेलेबल हो जाएगा। अब जब तक आप जीएसटीआर 3B उस टैक्स पीरियड की फाइल नहीं करेंगे जिस टैक्स पीरियड की वो जीएसटीआर 1 है, तब तक वो आपके लिए जीएसटीआर 1A अवेलेबल रहेगा। मान लीजिए जुलाई 2024 की जीएसटीआर 1 आपने 11 अगस्त को फाइल कर दी, लेकिन 3B आपने 2 महीने बाद फाइल की। मैं ऐसे ही एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, आपने 2 महीने बाद 3B फाइल की, तो जब तक 3B फाइल नहीं होगी तब तक जीएसटीआर 1A अवेलेबल रहने वाला है, क्योंकि जो जीएसटीआर 1 है और जो जीएसटीआर 1A है उन्हीं का इंपैक्ट जीएसटीआर 3B में जाना है। ये कैसे जाएगा ये मैं बताऊंगा। नेक्स्ट, जो पर्टिकुलर जीएसटीआर 1A में डिक्लेयर कर दिए गए हैं और जीएसटीआर 1 तो ऑलरेडी फाइल हो चुकी है, इन दोनों के पर्टिकुलर ऑटो पॉपुलेटेड होंगे जीएसटीआर 3B में। इन दोनों के पर्टिकुलर जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड होंगे। एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जुलाई 2024 जीएसटीआर 1 फाइल हो गई 11 अगस्त को। मान लीजिए टर्नओवर आपकी 5 लाख रुपए थी, गलती से जीएसटीआर 1 में टर्नओवर डिक्लेयर हो गई 3 लाख रुपए। अब 5 लाख रुपए टर्नओवर थी और जीएसटीआर 1 में 3 लाख की डिक्लेयर कर दी। अब जो 2 लाख रुपए का अमाउंट है ये जीएसटीआर 1A यूज करके डिक्लेयर किया जा सकता है। जब जीएसटीआर 3B में ऑटो पॉपुलेटेड आउटवर्ड सप्लाई का टैक्स आएगा तो वहां पर कंसोलिडेटेड फिगर आएगी 5 लाख रुपीस की। इसलिए इंस्ट्रक्शन नंबर 3 के अंदर बताया गया है कि जो पर्टिकुलर जीएसटीआर 1A में डिक्लेयर कर दिए गए हैं और जो पर्टिकुलर जीएसटीआर 1 में डिक्लेयर कर दिए गए हैं ये कंबाइंडली जीएसटीआर 3B में अवेलेबल होंगे। यहां पर एक इंपॉर्टेंट मैं आपको ये मैं बताना चाहूंगा जो मुझे समझ में आ रहा है, यहां पर आने वाले टाइम में ऐसे भी पॉसिबिलिटी मुझे लग रही है कि जो जीएसटीआर 3B है उसमें जो आउटवर्ड सप्लाई की टेबल है उसको फ्रीज कर दिया जाए,
उसमें कोई एडिट ना कर पाए टैक्स पेयर। क्योंकि आप ये देखिए जो जीएसटीआर 2B है वो जीएसटीआर 3B के साथ लिंक कर दी गई है। यदि जीएसटीआर 3B में टेबल नंबर 4 के अंदर कोई टैक्स ऐसा लिया जाता है, कोई आईटीसी ऐसा लिया जाता है जो 2B में नहीं आ रहा, तो इमीडिएट नोटिस आता है। इसी प्रकार से आने वाले टाइम में मुझे ऐसा लग रहा है कि आउटवर्ड सप्लाई की जो टेबल है उसको भी एडिट करने का मौका नहीं दिया जाएगा। यहां पर एक चीज और मैं बताना चाहूंगा कि जीएसटीआर 1A के अंदर जो एडिशनल पर्टिकुलर फर्निश किए जाने हैं, जो अमेंडमेंट किया जाना है, जो उसी पर्टिकुलर मंथ की जीएसटीआर 1 होगी ना, केवल और केवल उसी से रिलेटेड ही एडिशनल फैक्ट या पर्टिकुलर आप जीएसटीआर 1A में दिखा सकते हैं। ऐसा नहीं किया जा सकता कि जून की जीएसटीआर 1 फाइल की और जीएसटीआर 1 में हम जो एडिशनल पर्टिकुलर दिखा रहे हैं वो मई या अप्रैल या उससे पहले वाला जो मार्च है उससे रिलेटेड दिखा दें। जीएसटीआर 1A में उसी जीएसटीआर 1 से रिलेटेड पर्टिकुलर आएंगे जिस मंथ की वो जीएसटीआर 1A है और जिस मंथ की वो जीएसटीआर 1 है। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपकी इंस्ट्रक्शन नंबर 4 के अंदर दी हुई है, जीएसटीआर 1 के थ्रू जीएसटी रिसिपिएंट का जो जीएसटी नंबर है उसमें अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता। तो पहले इसको पढ़ लेते हैं फिर देखते हैं क्या मीनिंग निकलता है। अमेंडमेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट विच इज रिलेटेड टू चेंज ऑफ रिसिपिएंट जीएसटीएन शैल नॉट बी अलाउड इन जीएसटीआर 1A। जिसमें रिसिपिएंट्स का जीएसटीएन चेंज होता है ना, वो जीएसटीआर 1A से अलाउड नहीं हो सकता। अब इस एग्जांपल को दूसरे तरीके से समझने की कोशिश करते हैं। एक्स को सप्लाई नहीं करना था लेकिन जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट कर दिया। वाई को एक्चुअली सप्लाई हुआ था लेकिन वाई की सप्लाई को जीएसटीआर 1 में रिपोर्ट करने से रह गया। कहने का मतलब यह है एक्स का जीएसटी नंबर डाल दिया गया, डालना वाई का था, तो कोई बात नहीं, एडिशनल तो रिपोर्ट की जा सकती है ना। तो वाई के लिए उस डॉक्यूमेंट को जीएसटीआर 1 में एज ए एडिशनल रिपोर्ट किया जा सकता है और अमेंडमेंट का तो ऑप्शन दिया ही हुआ है। लेकिन यहां पर यह बोला हुआ है कि जो रिसिपिएंट है उनका जीएसटी नंबर चेंज नहीं किया जा सकता। पॉइंट नंबर 4 मैंने आपको समझाने की कोशिश की कि इसका प्रैक्टिकल सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5 बहुत इंपॉर्टेंट है। In addition to GSTR 2B already generated, GSTR 2B shall also consist of all of supplies declared by the respective supplier in GSTR 1A. However, supplies declared or amended from GSTR 1A shall be made available in next open form GSTR 2B. For example, GSTR 1 फाइल हुई 11th को, तो GSTR 2B जनरेट हो जाएगी 13th की मिडनाइट को। लेकिन क्या हुआ मेरे वाले एग्जांपल में, मान लीजिए 2 इनवाइस थे, एक 3 लाख रुपए का था, एक 2 लाख रुपए का था और जून की रिटर्न फाइल करनी है। अब जून की नहीं, जुलाई का लेते हैं हम लोग। जुलाई की रिटर्न में क्या हुआ, जीएसटीआर ने उस 3 लाख रुपए का रिपोर्ट कर दिया और रिटर्न फाइल कर दी 11 अगस्त को। अब उसके बाद पता चला कि एक 2 लाख रुपए का इनवाइस और है, ये जीएसटीआर 1 में फाइल करने से रह गया। अब इसको फॉर्म 1A की फैसिलिटी का, जीएसटीआर 1A की फैसिलिटी को यूज करते हुए इसको भी रिपोर्ट कर दिया। अब क्वेश्चन अराइज हुआ कि रिसिपिएंट के 2B में कब आएगा। भाई रिसिपिएंट का 2B तो 14 अगस्त को जनरेट, 13 की मिडनाइट को उसको जनरेट हो गया। अब जो ये 2 लाख रुपए का इनवाइस है, ये रिसिपिएंट का जब नेक्स्ट मंथ का 2B जनरेट होगा ना, 14 सितंबर को, 13 की मिडनाइट को, तब ये 2B में रिफ्लेक्ट होगा। ऐसा भी हो सकता है कि जीएसटीआर 1 नील की फाइल कर दी और ये 3 लाख और 5 लाख रुपए के दोनों इनवाइस बाई चांस जीएसटीआर 1A में दिखाने पड़े, क्योंकि जीएसटीआर 1 तो फाइल हो चुकी थी, भाई टैक्स तो पूरा देना था 3B के अंदर। तो इस केस में भी क्या होगा, ये उस जो 11 अगस्त को जीएसटीआर 1 नील की फाइल कर दी ना गलती से, तो सामने वाला जो रिसिपिएंट उसके 2B में नहीं आएंगे। कौन से वाले में नहीं आएंगे, जो 13 की मिडनाइट अगस्त में जो जीएसटीआर 2B उसकी जनरेट होगी, बल्कि जो नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर 2B जनरेट होगी ना, उसके अंदर दोनों ये रिफ्लेक्ट होंगे। अब इसमें एक चीज और है, पॉइंट नंबर 12 के अंदर है, एचएसएन समरी के अंदर मैंने दिखाया था अभी आपको, जो टेबल नंबर 12 है, एचएसएन समरी की डिटेल जानी है, उसमें एडिशन भी किया जा सकता है, अमेंडमेंट भी किया जा सकता है। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट ये है, अगर कोई डाउनवर्ड अमेंडमेंट है तो उसको माइनस साइन करके भी रिपोर्ट किया जा सकता है। एक तो इसमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। एक इसके अंदर जो टेबल नंबर 8 है, उसमें केवल और केवल
एडिशनल इंफॉर्मेशन रिपोर्ट करने की बात करते हैं, कोई रिलेटेड है, एग्जेम्प्टेड है, नॉन जीएसटी सप्लाई है, वो जीएसटीआर1 रिपोर्ट करने से रह गई तो उसको रिपोर्ट एडिशनल किया जा सकता है। यहां पर इन्होंने अमेंडमेंट के बारे में कोई भी जिक्र नहीं किया है। और एक इंपॉर्टेंट बात और है कि जीएसटीआर1 के थ्रू अगर मान लीजिए आपने जीएसटीआर1 की फैसिलिटी का जो ऑप्शन दिया गया है उसको ऑप्ट नहीं किया, तो नेक्स्ट मंथ की जीएसटीआर1 तो आपके लिए ओपन है ना। जो अमेंडमेंट आप जीएसटीआर1 के थ्रू नहीं करना चाहते मत करिए, आप नेक्स्ट टैक्स पीरियड की जीएसटीआर1 में वो सारे अमेंडमेंट कर सकते हैं, क्योंकि वो तो अभी लॉ एज इट इज है, वो तो लॉ में कोई अमेंडमेंट नहीं हुआ है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज इसके बारे में अपने कमेंट दें, वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।